नमस्कार दोस्तों। आज आपकी क्लास संभवतः मैं समाप्त कर दूंगा। संभवतः क्या, इरादा तो मैं लेकर आया हूं कि आज आपका सिलेबस समाप्त कर ही दूं, क्योंकि अब टॉपिक बचे भी नहीं हैं। हमने जितना भी पॉलिटी में पढ़ना है वह सब कुछ विस्तार पूर्वक देख लिया है। अब कुछ ऐसी सीरीज बचती हैं पॉलिटी में। ऐसी सीरीज का मतलब होता है जहां पर प्रश्न पूछने की संभावना कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न आए ही ना। जैसे उदाहरण के तौर पर केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंधों में भी वित्तीय संबंध मैं ज्यादा नहीं करवाता हूं, क्योंकि उसमें मेरा दायरा है अपना करवाने का, वो इकोनॉमी की क्लास में हो तो ज्यादा अच्छा न्याय संगत होता है। हालांकि वित्तीय संबंधों में हम संवैधानिक प्रावधान क्या है वो देखेंगे ही। जीएसटी बिल के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा मैं आपको उसमें। बाकी वित्त आयोग तो आप लिख ही चुके हैं, मैं करवा चुका हूं आपको, उसमें कुछ बातें पढ़ा भी चुका हूं। और आयोग भी मैंने काफी विस्तार पूर्वक आपको करवाए हैं। मैंने आपके वीडियो स्ट्रीम किए थे जो हमारी क्लास के हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है ऐसा। आयोगों में बहुत सारे आयोग हमने किए हैं। एक दो आयोग अगर छूट भी जाते हैं तो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल ही जाएगा, और किताब तो आपको मिली है, उसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 395 आर्टिकल्स तो पढ़े नहीं जाते हैं पूरे संविधान में, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उसको अगर आप प्रॉपर रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम में तो जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से लगभग संभावना ये रहती है कि आप 90% तो सही करके आएंगे। आप 100% भी सही कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में घबराएंगे नहीं और थोड़े ठहराव के साथ प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। मैं स्थानीय स्वशासन आपको पढ़ा रहा था, और स्थानीय स्वशासन पढ़ने के क्रम में हम जिन बातों को डिस्कस कर रहे थे उनमें जो अगला पार्ट आ जाता है वो नगरीय प्रशासन का आ जाता है, जिसकी स्थापना हुई 74वें संवैधानिक संशोधन के उपबंध से। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद नगर पालिका निगम की बात। अब भारतीय संविधान में 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। संविधान के भाग 9 9th ए में अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध शामिल हैं। आप त को पी के रूप में देख सकते हैं। मैं भी इंग्लिश में ही पढ़ता हूं उसको, हालांकि संभावना कम है कि इतनी डिटेल में आर्टिकल पूछ ले। आर्टिकल 243 पी में नगर पालिकाओं से जुड़े कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। जैसे समिति का अर्थ क्या होता है तो बताया गया है। इसका अर्थ है 243 एस के तहत गठित की गई कोई समिति, चाहे वह वार्ड समिति हो या अन्य समिति हो। जिले का अर्थ बताया गया कि किसी राज्य के विभिन्न जिलों को ही इस भाग में जिला कहा गया है। महानगर क्षेत्र क्या होता है? इसका अर्थ है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं और दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बना है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि राज्यपाल ने इस क्षेत्र को लोक अधिसूचना द्वारा घोषित किया हो। फिर नगर पालिका क्षेत्र कैसे कहते हैं? नगर पालिका के तहत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र जैसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया हो। नगर पालिका, इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगरीय शासन स्वशासन के लिए गठित किया गया है। पंचायत की बात करें तो इसका संबंध किसी भी ऐसी पंचायत के गठन से है जिसका गठन अनुच्छेद 243 बी के तहत किया गया है। जनसंख्या किसे कहते हैं? अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 9th ए जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं तथा इसी संशोधन द्वारा संविधान में
12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। अब नगरीय स्थानीय स्वशासन को देख लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी लगभग वैसी ही है जैसी पंचायती राज की है, मतलब थोड़ी बहुत भिन्नताओं के साथ। अब जहां पंचायतें ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही थी, तो नगर पालिकाएं कहां कार्य कर रही थी? नगरीय स्तर पर। तो देखिए, प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के विषय में मेगास्थनीज द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन स्थानीय स्वशासन के दो रूप, ग्रामीण व नगरीय प्रशासन, मौजूद थे। आधुनिक भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1667 से 88 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर निगम की स्थापना के साथ हुई। तदुपरांत 1726 ईस्वी में बंबई, कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई। ब्रिटिश शासन के समय वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपिन के द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया तथा इसके उपरांत हॉब हाउस की अध्यक्षता में 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किया गया, जिसे रॉयल कमीशन कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में शामिल किया गया। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये एक्ट्स भी डिटेल में करवाए थे, इन पर भी हमने डिस्कशन किया था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के विषय को राज्य सूची का विषय बनाया गया। लॉर्ड रिपेन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 3-4 बार ये कथन आ गया। देखिए, अब जरा देखते हैं नगर पालिकाओं का गठन। देखिए, अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है, जो इस प्रकार है। नगर पंचायत कहां पाई जाती है? ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में बदल रहे हों। नगर पालिका परिषद कहां होती है? छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है। और नगर निगम कहां होता है? बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित की जाती है। नगर पालिकाओं की संरचना यदि देखें, संविधान के अनुच्छेद 243 आर के तहत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जो निम्न है। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं यह क्षेत्र वार्ड नाम से जाना जाएगा। तो वार्ड क्या होता है ये जान लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक, जैसे मसलन अगर एक नगर पालिका क्षेत्र में 5 स्थान भरे जाने हैं तो नगर पालिका क्षेत्र को 5 वार्डों में बांट दिया जाएगा। ठीक। नगर पालिका के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो निम्न व्यक्तियों को नगर पालिकाओं की बैठकों में शामिल कर सकते हैं। जैसे किन्हें? ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव या ज्ञान हो, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो पूर्णतः या अंशतः उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो। राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों के सदस्य को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, मतलब वो जाकर उनकी मीटिंग्स में बैठ सकते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होगा या अप्रत्यक्ष से, यह तय करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है, याद रखिएगा। अब नगर पालिकाओं की अवधि देखिए। प्रत्येक नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्षों की अवधि पर पद पर बनी रहेगी। इससे पूर्व भी इसे भंग तभी किया जा सकता है जब नगर पालिका की अपनी प्रथम बैठक के समय राज्य द्वारा प्रवृत्त किसी विधि में ऐसा उल्लेखित हो, वही जो पंचायत के लिए रूल फॉलो होता है, जो कल मैंने बताया था आपको। नगर पालिकाओं हेतु ऐसी स्थिति में 6 माह से पूर्व चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिकाएं गठित की जाएंगी। यदि 6 माह से कम की अवधि बची है तो चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है ना। नगर पालिकाओं के वित्त से जुड़े प्रावधान देखिए जरा। संविधान के अनुच्छेद 243X और 243Y तथा 243Z में
नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंधित उपबंध है XYZ में। जैसे करारोपण की शक्ति तथा निधियां इन्हें दी गई हैं। 243 भ में राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, लगान वसूलने तथा उनका उपयोग करने की शक्ति दी गई है। फिर वित्त आयोग की भी बात यहां पर है। 243 वाय के अनुसार अनुच्छेद 243 झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, राज्य एवं नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण का कार्य करेगा, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान की सिफारिश करेगा। लेखाओं की संपरीक्षा देखिए। 243Z में राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्राप्त है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान करे। नगर पालिकाओं के चुनाव भी देख लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग को ही नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 243ZA तथा अनुच्छेद 243ZG में चुनावों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार है। जैसे चुनावों की व्यवस्था, न्यायालयों का हस्तक्षेप, नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य में विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है, ये ZA में। अनुच्छेद याद नहीं करना है आपको, लेकिन उसके प्रावधान जरूर देख लीजिएगा कि कंसेप्ट पूछ सकता है कि राज्य में नगर पालिकाओं के विधान से संबंधित, चुनाव से संबंधित विधान कौन बनाएगा, तो आंसर आपका विधानमंडल ही होगा। आर्टिकल 243ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण भी देख लीजिए। अनुसूचित जाति का देखें तो जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षण रखे जाते हैं। वैसे ही नियम जैसे पंचायतों के संदर्भ में है, स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए वैसा ही है और शेष वही नियम जो पंचायतों के लिए है, और चक्रानुक्रम इसमें भी होता है। मतलब कि कुछ जगह पर आरक्षण होगा, फिर वहां रोक दिया जाएगा, फिर दूसरी जगह पे दिया जाएगा, चक्र चलता रहता है आरक्षण का। महिलाओं की देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित किए गए स्थानों में कम से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसका अर्थ है कि महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षणों से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे, उन्हें किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशियों द्वारा भरा जा सकता है। मतलब मान लीजिए अगर पद बच जाते हैं SC ST वर्ग के, तो फिर बाकी की महिलाएं उस पर चुनाव जीत सकती हैं। स्थानों का आवंटन यहां भी चक्रानुक्रम होगा। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर छोड़ा गया है, याद रखिएगा। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत अनिवार्य तथा विवेकाधीन उपबंध क्या क्या डाल दिए गए। तो अनिवार्य प्रावधान वो थे जो विधानमंडल को लागू ही करने थे। विवेकाधीन वो थे कि राज्य के विधान विवेक पर निर्भर थे कि उन्हें लागू करे ना करे। तो जैसे देखते जाते हैं, जैसे नगर पालिकाओं का गठन करना अनिवार्य था, 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल तथा विघटन होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष का होना, यह भी अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिकाओं के स्थानों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना अनिवार्य है। महिलाओं को नगर पालिका के स्थानों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करना है। प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन भी अनिवार्य है। वार्ड समितियों में नगर पालिका के स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने तथा उन्हें अध्यक्षता सौंपने की शक्ति, ये भी अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता है।
नगर पालिकाओं के लेखे रखना तथा उनकी संपरीक्षा करना भी अनिवार्य है। जिला योजना समिति में 4/5 स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना जो जिला पंचायत तथा नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य हों, तो ये भी अनिवार्य है। महानगर योजना समिति का गठन करना तथा उसमें कम से कम 2/3 स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना जो नगर पालिका तथा पंचायत के निर्वाचित सदस्य हों, तो ये भी अनिवार्य प्रावधानों में है। अब विवेकाधीन प्रावधान देख लेते हैं। विधायकों, सांसदों तथा नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नगर पालिकाओं की सदस्यता देने अथवा ना देने की शक्ति, मतलब उन्हें नगर पालिका में रखा जाए कि ना रखा जाए, जरूरी नहीं कि विधायकों सांसदों को रखा जाए। 12वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों में से किन्हीं कार्यों को सौंपे अथवा ना देने की शक्ति, मतलब 12वीं अनुसूची में जो कार्य दिए हैं वो सौंपे जाएं किसी और को कि नहीं। देन नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति तय करने की शक्ति, ये स्वविवेक पे छोड़ दी गई है। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने अथवा ना देने की व्यवस्था भी स्वविवेक पर है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण या उससे अधिक तय करने की शक्ति भी विधानसभा की है, स्वविवेक पर। नगर पालिकाओं के पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण की रीति तय करने की शक्ति भी इनके स्वविवेक पर है, विधानमंडल के। फिर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के शुद्धिकरण के लिए करारोपण की शक्ति देने अथवा ना देने की शक्ति, कि कर लगाएं कि ना लगाएं या किसे कर लगाने की शक्ति दें। वार्ड समिति का गठन व संरचना तय करने की शक्ति, कि वार्ड समिति का गठन करना है कि नहीं करना है। वार्ड समितियों के अलावा अन्य समितियों के गठन तथा संरचना तय करने की शक्ति। नगर पालिकाओं के लेखे व उनकी संपरीक्षा की रीति तय करना। जिला योजना समिति तथा महानगर योजना समिति की संरचना, कार्य तथा अध्यक्ष के चयन की रीति तय करने की शक्ति, यह भी इनका स्वविवेक है। अब जगह महानगरीय योजना समिति देख लीजिए क्या है। महानगर योजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 ZE में किया गया है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसका प्रमुख कार्य संपूर्ण महानगर हेतु एक विकास योजना का मॉडल तैयार करना है। महानगर योजना समिति में कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। स्थानों का विभाजन उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। राज्य विधानमंडल इस समिति की संरचना, सदस्यों के निर्वाचन की विधि, केंद्र तथा राज्य का इन समितियों में प्रतिनिधित्व, महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाएं तथा कार्य के संबंध में विधान बना सकती है। मतलब यहां पर भी विधानमंडल की सुप्रीमेसी है। चलिए अब जरा देखते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले तो केंद्र राज्य संबंध की हम पृष्ठभूमि देखते हैं और ये मेरे साथ आप देखते आए हैं। जब आप केंद्र राज्य संबंधों को देखते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि में कुछ पहलू निकल कर आते हैं। एक पहलू क्या है? पहला तो पहलू है जो राजनीतिक इतिहास बताता है। केंद्र राज्य संबंधों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। दूसरा जो है योजनाओं से संबंधित है और तीसरा है आपातकाल से संबंधित। इसे हम पढ़ चुके हैं। आपातकाल का प्रयोग कैसे हुआ, कब हुआ, राज्यों में आपातकाल भी लगा, मैंने पढ़ाया था आपको। अलग अलग राज्यों में भी इसका कई बार प्रयोग किया गया और मुंबई केस में इसको कोर्ट ने कहा भी। अब राजनीतिक परिदृश्य अगर हम देखें तो 1950 में आपको पता होगा संविधान जब लागू हुआ था तो राज्यों को हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल किया था।
चाहे भाषा के आधार पर राज्य बनाए हों या ना बनाए हों, लेकिन हमने भारत को अर्ध संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। यानी भारत राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब आर्टिकल 1 कहता है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब राज्यों को अपनी मर्जी से भारत से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। अब यह समय ऐसा था कि इस समय कांग्रेस का ही दबदबा हर जगह था और बीजेपी थी ही नहीं, और जो रीजनल पार्टीज थी वो कांग्रेस के नीचे दबी हुई रहती थी। और इसी समय हमने योजना आयोग का भी गठन किया। तो योजना आयोग जिन योजनाओं को क्रियान्वित करता था उसमें कई पक्षपातपूर्ण रवैया भी अपनाया जाता था। जैसे जो विकसित राज्य थे वो इसमें मलाई मलाई लेके खा जाते थे, जो पिछड़े राज्य थे वो पिछड़े ही रहे, जैसे बिहार, यूपी। और केंद्र प्रायोजित योजनाएं ही राज्यों में लागू की जाती थी। साथ में जो केंद्र राज्यों को निर्देश दे देता था वो उन्हें फॉलो अप करना होता था। साल में एक बार इसकी मीटिंग होती थी और यहां पर कई बार तो जो मैंने बताया ना, राष्ट्रपति शासन का भी दुरुपयोग हुआ। जैसे केरल में एक बार नंबूदिरी पाद की सरकार गिरा दी गई 1956 में। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो आती थी राज्यों के रीजनल डिस्टरबेंस को वो नहीं जानती थी। अब जैसे बिहार में आप जाएंगे तो चमकी नाम का बुखार चलता है, आप यूपी में आएंगे तो यूपी में मियादी बुखार चलता है गोरखपुर के आसपास। तो अगर टीकाकरण की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है तो रीजनल क्षेत्रों के माध्यम से नहीं की जा रही है। फिर यहां पर केंद्र राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण पहलू और उभर कर आया, जब संपत्ति के अधिकार पर भी प्रथम संविधान संशोधन से आक्रमण किया गया। वो भी मैंने आपको पूरा बताया था। तो कई केसेस कोर्ट में पहुंचे जिनमें गोलकनाथ का मामला, शंकरी प्रसाद मामला, केशवानंद भारती केस वाला मामला आया। और केंद्र राज्य संबंधों के आलोक में कोर्ट ने स्पष्ट भी किया कि जो राज्य है वो केंद्र के उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। खैर, 1967 के बाद मामला बदला और 1967 के बाद भारत में गठबंधन की सरकार आने लगी, खासतौर पर राज्य स्तर पर। लेकिन अभी इस गठबंधन की सरकारों का इतना दबदबा नहीं था कि ये केंद्र की सरकारों को डिस्टर्ब कर सके। ठीक है ना, कि केंद्र सरकारों के साथ ये कुछ छेड़छाड़ कर सके। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते जब आपातकाल वापस ले लिया गया, तब पहली बार 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी की सरकार एक संकेत था कांग्रेस के लिए कि अब कांग्रेस का अकेला वर्चस्व भारत में नहीं रह गया है। इसी दौरान 1983 के आसपास सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी आई और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में खासतौर पर राष्ट्रपति शासन की जबरदस्त बुराई की गई और कहा गया कि कैसे केंद्र राष्ट्रपति शासन के बहाने से राज्य की सरकारों को हड़पने का काम करते हैं। हालांकि इसकी रिपोर्ट को ना अस्वीकारा गया और ना लागू किया गया, मतलब नकारा भी नहीं गया। लेकिन जब एसआर बोम्मई केस आया कर्नाटक का, जिसके थ्रू कुछ मानक स्थापित हुए राष्ट्रपति शासन को लेकर, जो मैंने लिखवाए भी थे आपको, तो इनडायरेक्टली उसके डिसीजन ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को लागू करवा दिया कि राष्ट्रपति शासन जो है न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है, राष्ट्रपति के जो शासन की शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है, संसद खिलवाड़ नहीं कर सकती राज्यों के साथ, वगैरह वगैरह। तो फाइनली अब हमारे यहां केंद्र राज्य संबंधों में जो तनाव देखने मिलता है
उसके हमें दो पहलू देखने मिलते हैं। पहला पहलू क्या है? पहला है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जो केंद्र के द्वारा अनाउंस तो की जाती हैं, लेकिन राज्यों के साथ कई बार भेदभावपूर्ण रवैये के कारण लागू नहीं हो पाती है। अब देखिए, एक पहलू तो यह है केंद्र राज्य संबंधों को समझने का, जो मैंने बताया। दूसरा पहलू है भारत के जो संघात्मक चरित्र है उसको समझने का। अब भारत की जो संघात्मक पद्धति है वो अर्ध संघात्मक है। जो प्योर फेडरलिज्म है, फेडरल व्यवस्था, वो यूएसए में है। हमारे यहां पर क्वासी फेडरल सिस्टम चल रहा है, यानी हम राज्यों का संघ है और हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ना कि हम राज्यों के समझौते के परिणाम में। तो अवशिष्ट शक्तियां देखी जाएं तो ज्यादातर केंद्र के पास है भारत में, और इसी संबंध में हमारा संविधान जो है संघात्मक होते हुए कभी कभी एकात्मक दिखता है, और आपातकाल में इसको हमने देखा भी। इस संबंध में भारत में केंद्र कई रूपों में, राज्य कई रूपों में केंद्र पर डिपेंडेंट होता है। तो यहां से कई विवाद जन्म लेते हैं, जैसे प्रशासनिक विवाद ना, जिसमें नदी जल जोड़ो परियोजना है, या इसके अलावा वित्तीय विवाद या विधायी विवाद। तो एक एक करके इनको जरा देख लेते हैं। लिखिए केंद्र राज्य संबंध, लिखिए भाग 11 और भाग 12। भाग 11 और भाग 12। हमने दो भाग रखे हैं इसको समझने लिए कि भाग 12 में वित्तीय संबंध है, भाग 11 में क्या है? विधायी संबंध और कार्यपालिका संबंध। भाग 12 में है वित्तीय संबंध। ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 245 से 255 तक। ये हम पढ़ते हैं 256 से 256 से 263 तक। वित्तीय संबंधों को हम देखते हैं टू 265 से। तो अभी आर्टिकल मत लिखिए, वो मैं बाद में लिखवा दूंगा। वित्तीय संबंध में हम दो चीजें देखते हैं, एक लिख दीजिए वित्तायोग और दूसरा करों के बंटवारा। मतलब कौन सा कर कौन वसूलेगा और रखेगा अपने पास। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले लिखिए विधायी संबंध।
इसमें दो आर्टिकल हैं, क्षेत्रीय विस्तार का मुद्दा और विषय विस्तार का मुद्दा। विषय विस्तार का मुद्दा, क्षेत्रीय विस्तार का मतलब 245 बताता है कि भारत या भारत के राज्य क्षेत्र तक संसद को विधि बनाने की शक्ति होगी। ऐसे ही विधानसभाओं को अपनी राज्य के भीतर या राज्य क्षेत्र के भीतर विधि बनाने की शक्ति होगी। तो मतलब क्षेत्र विस्तार दोनों का कहां कहां तक है। अब भारत का क्षेत्र विस्तार अगर देखा जाए तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक है। तो यहां 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत की समुद्री सीमा है जहां संसद नियम बना सकती है। ये बात इतनी कहता है। जब हम विषय विस्तार पर आते हैं तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सबकी अपनी अपनी सूचियां हैं। तो अब जैसे 246 क्या कहता है कि संसद को संघ सूची पर नियम बनाने का अधिकार होगा, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची पर नियम बनाने का अधिकार होगा और दोनों को ही समवर्ती सूची पर। लेकिन अगर दोनों के नियमों में इनकंसिस्टेंसी हुई, टकराहट हुआ, तो फिर संसद के नियम मान्य होंगे। यही करना है। तो लिखिए इसमें 245 में लिखिए, संघ की शक्ति का विस्तार भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में होगा। संघ की शक्ति का विस्तार भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में होगा। 245 में संघ की शक्ति का विस्तार भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में होगा। इसी तरह से राज्य के विधानमंडल की शक्ति का विस्तार समस्त राज्य क्षेत्र में होगा। इसी तरह से राज्य के विधानमंडल की शक्ति का विस्तार समस्त राज्य क्षेत्र में होगा। समस्त राज्य क्षेत्र मतलब जैसे कि मध्य प्रदेश का विधानमंडल मध्य प्रदेश के पूरे राज्य क्षेत्र के लिए नियम बना सकता है। तो दो बातें कह रहा है। फिर लिखिए विषय विस्तार का मुद्दा। अब यहां एक बात और, 245 में जो आपने लिखा है, पहले 246 भी लिख ही लीजिए। विषय विस्तार का मुद्दा 246 में 3 सूचियां मिलेंगी आपको। लिखिए, संघ सूची पर कानून संघ बनाएगा। संघ सूची पर कानून संघ बनाएगा। राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची पर दोनों नियम बनाएंगे। समवर्ती सूची पर दोनों नियम बनाएंगे। और ये समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए कभी कभी एक राज्य का कानून दूसरे राज्य क्षेत्र में आ जाता है। कभी कभी एक राज्य का कानून दूसरे राज्य क्षेत्र में आ जाता है
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। कभी कभी एक राज्य का कानून दूसरे कानून आ जाता है, दूसरे राज्य क्षेत्र में आ जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है कि यदि किसी राज्य के किसी व्यक्ति की संपत्ति, की संपत्ति एक से अधिक राज्यों में हो, एक से अधिक राज्यों में हो, तो उस पर कार्यवाही उसकी सभी संपत्तियों के आलोक में होगी। तो उस पर कार्यवाही उसकी सभी संपत्तियों के आलोक में होगी। सभी संपत्तियों के आलोक में होगी। मतलब मान लीजिए रामू नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी तो उसकी संपत्ति एक ही गिनी जाएगी, अलग अलग नहीं गिनी जाएगी। अब विषयों का बंटवारा लिख दीजिए। विषयों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब देखिए, हमारे यहां जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती। अब देखिए, बात को जरा समझिएगा ध्यान से। जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 245 और 246 का संबंध क्या है। 245 ये कहता है कि जो संघ है हमारा, जो केंद्र सरकार है, उसे पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में नियम बनाने का अधिकार है ना। और 246 कहता है कि विषयों के बंटवारे का अधिकार, मतलब विषयों के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार है। मतलब संघ सूची पर संघ नियम बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य नियम बनाएगा और संवर्ती सूची पर दोनों नियम बनाएंगे। मतलब संघ सूची के जो विषय हैं, जो पूरे भारत में फैले हैं, उन पर संघ नियम बनाएगा। राज्य सूची के जो राज्यों में सीमित हैं विषय, उन पर राज्य। मतलब कहने का ये कि दोनों ये जो आर्टिकल हैं अंतर संबंधित है, ये विधायी संबंधों को बताते हैं। जब हम संवर्ती सूची में पहुंचते हैं तो संवर्ती सूची में जो विषय दिए हैं वहीं पर इनकंसिस्टेंसी होने के कारण संबंध बिगड़ते हैं। मतलब यहां पर जब एक ही विषय पर 2 लोग नियम बनाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही। तब वहां क्या स्थिति बनती है हम देखते हैं। पहले जरा संघ सूची के विषय देखिए, इसमें 100 विषय हैं। राष्ट्रीय स्तर के महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के लिख दीजिए। इसमें फिलहाल 100 विषय हैं, ये 3-4 महीने में चेक करते रहिएगा। फिर लिखिए, इसमें 61 विषय हैं राज्य स्तर के महत्व के, और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब कुछ उदाहरण इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे रक्षा का मामला, विदेश, संचार का मामला, सशस्त्र बल का मामला, रेलवे का मामला। ये केवल संघ नियम बनाता है, बहुत लंबी लिस्ट है ना।
सुरक्षा बल, डाक तार इत्यादि। राज्य में जाएंगे तो स्थानीय स्वशासन का मामला मिल जाएगा आपको, अभी जैसे आपने कंप्लीट किया, है ना। फिर इसके अलावा यहां पर आपको जल का मामला मिलेगा, यह भी एक समस्या का कारक है। जल नीति राज्यों को दे दी गई है। कृषि भूमि का मामला, देन पुलिस, रेलवे पुलिस, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसे बोलते हैं, इन्हें दे दिया गया है। इसके अलावा मनोरंजन कर, कृषि आय पर कर, संवर्ती में 52 विषय हैं जिस पर दोनों नियम बनाते हैं, जैसे विवाह का मामला, तलाक का मामला, न्यायपालिका का मामला, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, जनसंख्या नियंत्रण का मामला, है ना, शिक्षा का मामला, विद्युत कर, फॉरेस्ट का मामला, वन इत्यादि। तो अब इन्हीं विषयों के आलोक में कैसे आगे बढ़ती है बातें, उन्हें हमें देखना है। लिखिए, अब हेडिंग डालिए, लिखिए संघीय विधायी शक्ति का राज्य विधायी शक्ति पर प्रभावी होना। संघीय विधायी शक्ति का राज्य की विधायी शक्ति पर प्रभावी होना। संघीय विधायी शक्ति का राज्य की विधायी शक्ति पर प्रभावी होना, इसको हम कुछ आर्टिकल्स के तहत देखेंगे। लिखिए आर्टिकल 248, लिखिए अवशिष्ट विषय की शक्ति संघ के पास है। अवशिष्ट विषयों पर नियम बनाने की शक्ति संघ के पास है। अवशिष्ट विषय मतलब जो इन तीनों में कहीं नहीं दिए हैं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, रेसिड्यूसरी पावर। तो अवशिष्ट विषय लिख दीजिए, अवशिष्ट विषय की शक्ति संघ के पास है। जैसे उदाहरण के तौर पर परमाणु ऊर्जा का मामला, अंतरिक्ष का मामला, ये सब संघ के पास दी गई है। लिखिए जबकि यूएसए में यह शक्ति राज्यों के पास है, क्योंकि वहां पर राज्य समझौते का परिणाम है, और मैंने पहले ही संघात्मक व्यवस्था समझाई थी, आपको याद होगा। तो वहां तो यूएसए में राज्यों के पास है, भारत में संघ के पास है। फिर लिखिए आर्टिकल 249, लिखिए यदि राज्यसभा अपने सदन के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को यदि राज्यसभा अपने सदन के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो अब संसद उस पर नियम बनाती है। तो संसद उस पर नियम बनाती है।
तो संसद उस पर नियम बनाती है। मतलब अगर पंचायती राज, नगर पालिका निगम या किसी पर राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपस्थित मतदान के एक प्रस्ताव पारित कर दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो अब सदन 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर संसद नियम बनाएगी। फिर लिखिए आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 भी लिख दीजिए। लिखिए यदि राज्य में आपातकाल लागू होगा तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होता है। ये मैं लिखवा चुका हूं, आर्टिकल नया है थोड़ा सा। लिखिए यदि राज्य में आपातकाल लागू होगा, यदि राज्य में आपातकाल लागू होगा तो राज्य सूची के विषय पर, तो राज्य सूची के विषय पर संसद नियम बनाएगी। तो राज्य सूची के विषय पर संसद नियम बनाएगी, ठीक है ना। फिर लिखिए आर्टिकल 252, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ये क्या है? मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से कह देते हैं आपस में सहमति करके कि आप राज्य सूची के इस विषय पर नियम बनाओ, क्योंकि हम इस पर विवादित हैं। तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर नियम बना देगी, लेकिन वह नियम केवल, याद रखिएगा, उन्हीं राज्यों तक सीमित रहेगा। तो लिख दीजिए, लिखिए यदि 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके, 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके दो या दो से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दे सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दे सकते हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दे सकते हैं। समझ गए ना? मतलब फिर से बोल रहा हूं, 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को दे देते हैं। याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों तक सीमित रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 249 और 252 में अंतर है। 249 में राज्य सूची का कोई कानून है तो पूरे भारत में लागू रहेगा, वो जहां जहां राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची पर अगर राष्ट्रीय महत्व का वो घोषित हो गया है, लेकिन यहां यह कानून 2 राज्यों तक सीमित रहेगा क्योंकि उन्होंने मदद मांगी है संसद से। याद रखिएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख दिए, ऐसा कानून उन्हीं राज्यों तक सीमित रहेगा। अब लिखिए आर्टिकल 253, 253 लिखिए यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है, यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है और उस संधि के कारण यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है और उस संधि के कारण राज्य सूची पर कानून बनाना जरूरी हो तो राज्य सूची पर कानून
बनाना जरूरी हो तो राज्य सूची पर कानून बनाना जरूरी हो तो संघ कानून बना सकता है। तो संघ राज्य सूची पर कानून बना सकता है। तो संघ राज्य सूची पर कानून बना सकता है मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि आ गई है और उस अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण राज्य सूची के किसी विषय पर जो भूमि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, वगैरह वगैरह, जो केवल राज्य सूची का विषय है, तो उस पर अगर संघ को कानून बनाना है तो बना सकता है 253 के तहत। उसे राज्य से परमिशन नहीं लेना है। अब लिखिए समवर्ती सूची। यहां मामला थोड़ा सा क्लिष्ट है तो ध्यान से समझिएगा। अब समवर्ती सूची पर एक बात तो तय है कि होता यह है कि दोनों अगर एक ही विषय पर नियम बनाएंगे, है ना, तो नियम किसका लागू होगा? संघ का लागू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य उस पर नियम नहीं बना सकता है। राज्य और संघ एक ही विषय पर नियम बना रहे हैं, जैसे शिक्षा पर। अब केंद्र ने नियम बना दिया कि भाई देखो ऐसा है कि 1 किलोमीटर के दायरे में फर्स्ट से थर्ड क्लास तक के स्कूल की व्यवस्था होगी, तो राज्य को वो करना होगा। शिक्षा का मामला क्योंकि दोनों का आता है। तो अब राज्य उस विषय पर नहीं बनाएगा कुछ, वो दूसरे उस पर कुछ कर सकता है। 1 किलोमीटर के दायरे तक फर्स्ट से थर्ड क्लास के स्कूल होने चाहिए, अनिवार्य है, बनाएगा। एक और उदाहरण, अब यहां पर मान लीजिए कि राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कोई एक विषय था जिस पर राज्य की विधानसभा ने राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास एक बिल भिजवाया और पूर्वानुमति ले ली कि इस पे कानून हमें बनाना है। अब मान लीजिए आईपीसी की कोई धारा थी, ठीक है, उसमें रेप का जो दंड था वो मृत्यु दंड था, और संघ ने उसको परिवर्तित कर दिया और संघ ने उसकी जगह रख दिया अचानक से आजीवन कारावास। ठीक है भाई, लेकिन चूंकि यहां पर राष्ट्रपति से आपने पहले से परमिशन ले ली है, तो याद रखिएगा यहां राज्य का कानून लागू होगा। तो लिखिए इसको, लिखिए यदि संघ व राज्य दोनों ने ही एक ही विषय पर कानून बना दिया, यदि संघ, इसका आर्टिकल लिख लीजिए 254, यदि संघ व राज्य दोनों ने ही एक ही विषय पर कानून बना दिया, जैसे प्राथमिक शिक्षा, जैसे प्राथमिक शिक्षा इत्यादि, तो लिखिए तो संघ का कानून ही लागू होगा। तो संघ का कानून ही लागू होगा। लिखिए परंतु इसका मतलब यह नहीं कि राज्य का कानून पूर्णतः शून्य हो जाएगा। लिखिए परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य का कानून पूर्णतः शून्य हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य का कानून पूर्णतः शून्य हो जाएगा। लिखिए राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य रहेगा, राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य रहेगा राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य रहेगा जहां तक वह संघ के कानून के विरुद्ध है। जहां तक वह संघ के कानून के विरुद्ध है। कहने का मतलब कि प्राथमिक शिक्षा पर एक नियम बनाया संघ ने और एक नियम बनाया राज्य ने, एक नियम बनाया राज्य ने, ठीक है ना।
एक संघ ने नियम बना दिया और एक राज्य ने। अब ये नियम ऐसे चल रहे हैं, जहां ये नियम आपस में टकराए तो फिर किसका नियम लागू हो जाएगा? संघ का। बस मैं ये कह रहा हूं, नियम बनाना शून्य नहीं होता राज्य का, बस अगर वह संघ से टकराएगा तो 0 हो जाएगा, यही कह रहा हूं मैं। अपवाद लिखिए। अब यहां पर अपवाद भी करना पड़ेगा हमें। लिखिए अपवाद। लिखिए यदि राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल के किसी कानून को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख लेता है, राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख लेता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है, अतः ऐसे समवर्ती सूची के विषय पर, अतः ऐसे समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के कारण संघ की जगह राज्य का कानून लागू होगा। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के कारण संघ की जगह राज्य का कानून लागू होगा। ऐसे समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के कारण संघ की जगह राज्य का कानून लागू होगा। मतलब इसी प्राथमिक शिक्षा पर अगर राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली विधानमंडल ने, तो संघ का नियम फिर वहां लागू नहीं होगा। किसका लागू होगा? राज्य का लागू होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए भाग 11 के से अलग अन्य प्रावधान भाग 11 से अलग अन्य प्रावधान जो संघ की शक्ति को राज्य के ऊपर बेहतर बनाते हैं, जो संघ की शक्ति को राज्य से बेहतर बनाते हैं या राज्य के ऊपर बेहतर बनाते हैं। मतलब जो ऐसे प्रावधान हैं जो भाग 11 से अलग हैं, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि संघ ज्यादा ताकतवर है। तो लिखिए आर्टिकल 356, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया था आपको मैंने। लिखिए राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, याद कीजिए राष्ट्रपति शासन पढ़ा है आपने, है ना? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। लिखिए किसी संस्था को यदि राज्य स्तर से, इसी में लिखना है, किसी संस्था को यदि राज्य स्तर से राष्ट्रीय संस्था घोषित कर दिया जाए, किसी संस्था को यदि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया जाए, तो अब उस पर संघ नियम बनाएगा। तो अब उस पर संघ नियम बनाएगा। मतलब अनुच्छेद 356 अगर किसी राज्य में लग गया और वहां पर यह हुआ कि भाई उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत कोई राज्य स्तर की संस्था थी, उसे राष्ट्रीय स्तर की, संघ स्तर की घोषित कर दिया, तो ये एक अवसर के रूप में है कि अब संघ राज्य की संस्थाओं पर नियम बनाएगा।
मतलब उस संस्था पे। तो फिर लिखिए कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अनिवार्यता देते हैं। कुछ प्रावधान जो अनिवार्यता देते हैं। कौन से प्रावधान है जो अनिवार्यता देते हैं? देखिए आर्टिकल 31A, ये भी हमने किया हुआ है। संपत्ति का अधिकार याद कीजिए, मैंने करवाया था 31A। याद कीजिए मैंने बताया था यदि विधानमंडल संपत्ति के संबंध में, अधिग्रहण के संबंध में नियम बनाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति उसके लिए अनिवार्य है। तो लिख दीजिए, लिखिए यदि विधानमंडल संपत्ति के अधिग्रहण का कानून बनाता है, यदि विधानमंडल संपत्ति के अधिग्रहण का नियम बनाता है, यदि विधानमंडल संपत्ति के अधिग्रहण का नियम बनाता है तो अनिवार्य रूप से यह कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रहेगा। तो अनिवार्य रूप से यह कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रहेगा। ये हमने पढ़ा भी है, संपत्ति का अधिकार खोल के देखिएगा, लिखवाया मैंने आपको। मतलब आपका राज्य का जो विधानमंडल है ना, विधानसभा विधान परिषद, केवल विधानसभा ही अगर है और संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है, कब्जा कर रही है, उसके लिए नियम बना रही है, तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है उसमें, याद रखिएगा। फिर लिखिए अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200, ये भी मैंने किया, वीटो पावर में आपने लिखा है। लिखिए आर्टिकल 200, ये भी आप कर चुके हैं। लिखिए राज्य विधानमंडल का कोई ऐसा विधेयक, राज्य विधानमंडल का कोई ऐसा विधेयक जिसका संबंध उच्च न्यायालय, जिसका संबंध उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने से हो, जिसका संबंध उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने से हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करेगा ही। तो राज्यपाल अनिवार्य रूप से उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करेगा। राज्यपाल उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करेगा। यह भी हमने किया है, देखिएगा 200 आर्टिकल लिखवाया था मैंने आपको। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर समन्वयकारी अर्थान्वयन या सामंजस्यपूर्ण रहने का सिद्धांत दिया है कि बीच का रास्ता निकालिए और मिलजुल कर रहिए। अब लिखिए केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध आपने कर लिए, अब प्रशासनिक संबंध देखिए। लिखिए आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक है प्रशासनिक संबंधों में। 256 दोबारा रिपीट हो रहा है, आपको आपातकाल में पढ़ाया था मैंने, फिर से आ गया। लिखिए राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग, या इसको ऐसा लिखिए, कार्यपालिकाई निर्णय का अनुपालन राज्य से करवाया जाता है। कार्यपालिकाई निर्णय का अनुपालन राज्य से करवाया जाता है।
मतलब संघ किसी कार्यपालिकाई निर्णय के लिए राज्य से कह सकता है कि आप इसे कीजिए। तो कार्यपालिकाई निर्णय का अनुपालन राज्य से करवाया जाता है संघ के द्वारा। एक तो ये है। फिर आर्टिकल 257 क्या कहता है? इसमें 257 का क्लॉज ए लिखिए। अब जो राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है कानूनों को लागू करने की, उसका प्रयोग इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिकाई शक्ति में कोई प्रॉब्लम हो। याद रखिएगा, तो लिख दीजिए, लिखिए राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग संघ के कार्यपालिकाई शक्ति में हस्तक्षेप के लिए ना हो। संघ के कार्यपालिकाई शक्ति में हस्तक्षेप के लिए ना हो। में हस्तक्षेप के लिए ना हो। राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग संघ के कार्यपालिकाई शक्ति में हस्तक्षेप के लिए ना हो। फिर लिखिए इसी में एक और पॉइंट, क्लॉज बी लिखिए, लिखिए राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है, मतलब संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है राष्ट्रीय संचार साधनों के रखरखाव के लिए। राष्ट्रीय संचार साधनों के रखरखाव के लिए, जैसे रेलवे संचार साधन बहुत सारे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे ट्रैक, तो राज्यों को निर्देश मिल सकता है संघ की तरफ से कि इसकी जिम्मेदारी देखिए आप, ये जो बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका रखरखाव करना है आपको, उसके बदले में कुछ आपको मिल जाएगा अनुदान, चिंता मत कीजिए। तो राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है राष्ट्रीय संचार साधनों के रखरखाव के लिए, राष्ट्रीय संचार साधनों के रखरखाव के लिए। फिर लिखिए आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A लिखिए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा अनिवार्य कर दी जाए। संघ राज्य को ऐसा निर्देश दे सकता है, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा अनिवार्य कर दी जाए। अनिवार्य कर दी जाए, संघ ऐसा निर्देश राज्य को दे सकता है। संघ ऐसा निर्देश राज्य को दे सकता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को अनिवार्य करो। फिर 352, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए संघ कार्यपालिका के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकता है।
संघ कार्यपालिका के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। 356 ये भी आपने पढ़ा हुआ है, रिपीट हो रहा है। लिखिए राज्य की कार्यपालिका भंग हो जाएगी तो संघ यानी कि राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। जब राज्य की कार्यपालिका भंग हो जाएगी तो संघ यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग करेगा। तो संघ कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग करेगा, संघ चलाएगा राज्य को। लिख लीजिए तीनों। पहला मैंने बताया 350A कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को अनिवार्य करने का निर्देश संघ राज्य को दे सकता है। फिर मैंने बताया संघ कार्यपालिका के संबंध में राज्य को निर्देश दे सकता है। और तीसरा कि अगर कार्यपालिका भंग हो जाती है तो फिर संघ कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करेगा। एक और रिपीट हो रहा है, 365 भी लिखा है आपने, वो भी लिख दीजिए। लिखिए संघ राज्य को नीति निर्देश दे सकता है, नीति संबंधी निर्देश। नहीं तो 356 का प्रयोग होगा। आप देखिएगा राष्ट्रपति शासन में बताया मैंने, संघ राज्य को नीति संबंधी निर्देश दे सकता है, नहीं तो 356 का प्रयोग होगा। अब इसके साथ लिखिए कार्यपालिकाई संबंध। इसमें आएगा 262 में नदी जल प्राधिकरण। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, नदी जल प्राधिकरण। लिखिए नदी जल का विषय राज्य सूची में दिया गया है। नदी जल का विषय राज्य सूची में दिया गया है और इसी वजह से यह एक विवाद का कारण बनता है, और इसी वजह से यह विवाद का कारण बनता है। मतलब नदी जल को अगर हम केंद्र सूची में रखते तो विवाद का कारण ये नहीं बनता, इसे राज्य में दे दिया गया है, इसलिए यह विवाद का कारण है। और हमारे यहां कई तरह के नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी जल विवाद है, और कावेरी नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट गया बहुत विशेष अनुमति के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है। लिखिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 लाया गया। लिखिए यदि इसके तहत एक नदी जल प्राधिकरण की बात की गई थी। लिखिए यदि प्राधिकरण का कोई निर्णय आएगा
मतलब नदी जल प्राधिकरण जो बना है, यदि प्राधिकरण का कोई निर्णय आएगा तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यदि प्राधिकरण का निर्णय आएगा तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब कावेरी नदी जल विवाद विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट गया है, याद रखिएगा, और अभी प्रयास जारी है। लिखिए 2019 में इस बिल को दोबारा प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम एक्ट को दोबारा प्रस्तुत किया गया है। 2019 में इसे दोबारा संसद में प्रस्तुत किया गया है अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक के नाम पर। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक 2019 कर दिया है। इसके तहत क्या होगा? लिखिए एक डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी बनेगी, यानी कि विवाद सुलझाने के लिए एक समिति गठित होगी, डीआरसी, डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी, एक समिति का गठन होगा जिसमें बातचीत के द्वारा राज्यों के बीच विवाद निपटाया जाएगा। लिखिए जिसमें बातचीत के द्वारा विवादों को निपटाया जाएगा। राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। लिखिए राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा और 1 वर्ष में इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एक वर्ष में रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसका कार्यकाल विशेष परिस्थिति में 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। 6 माह कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। छह माह कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लिखिए यदि यह विफल हो जाए, मतलब यह समिति यदि विफल हो जाए तो यह समस्या अधिकरण के पास जाएगी। तो यह समस्या अधिकरण के पास जाएगी। तो लिखिए संपूर्ण भारत के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा। संपूर्ण भारत के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा। पूरे भारत के लिए एक नदी प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा, लिख दीजिए, फिर एक उपाध्यक्ष होगा, तीन न्यायाधीश होंगे इसमें, और 3 विशेषज्ञ होंगे। तीन विशेषज्ञ। लिखिए अधिकरण की एक पीठ गठित कर दी जाएगी, इसकी एक बेंच बना दी जाएगी। इसकी एक पीठ गठित कर दी जाएगी जो अधिकरण सॉल्व करवाएगा।
और यही पीठ विवादों को देखेगी। अब इस पीठ में कौन कौन होंगे? इन्हीं में से एक अध्यक्ष इसमें बैठेगा, उपाध्यक्ष और 2 विशेषज्ञ। अब जब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जाएगा तो अधिकरण देखेगा, अगर मान लीजिए वो समिति भी विफल हो जाती है तो जो मैंने बताई, फिर ये प्राधिकरण के भीतर एक पीठ बनेगी, बेंच। इसमें से ये जो अध्यक्ष है उसका एक अध्यक्ष आ जाएगा, इसमें एक उपाध्यक्ष और 2 विशेषज्ञ। लिखिए यह 2 वर्षों में निर्णय लेगी पीठ, 2 वर्षों में निर्णय लेगी। इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, यह भी लिख दीजिए। इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, और इसका निर्णय अंतिम होगा, इसके बाद कहीं सुनवाई नहीं होगी। इसका निर्णय अंतिम होगा, इसके बाद कहीं सुनवाई नहीं होगी। इसने जो निर्णय दिया वो अंतिम। ठीक है, अब लिखिए अंतर्राज्यीय परिषद। आर्टिकल 263 लिखिए 1990 तक इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। 1990 तक इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। 1990 तक इसका गठन ही नहीं हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का। कारण था योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का होना, क्योंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में ही राज्यों के चीफ मिनिस्टर और वो लोग पहुंच जाते थे सबके सब। और मैंने तो आपको नीति आयोग लिखवाई दिया है। लिखिए सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसका गठन हुआ। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसका गठन हुआ। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। फिर सभी राज्यों के सीएम होते हैं इसमें। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। और यह सलाहकारी परिषद होती है, याद रखिएगा। क्या होती है? सलाहकारी परिषद। लास्ट में इतने सीरियस हैं ये कि अब तक इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी 2017 में हुई थी, केवल 12 बैठकें हुई हैं इसकी, और लास्ट बैठक में भी राज्यपाल के मुद्दे पर बात चल रही थी। तो लिखिए कुल अब तक इसकी 12 बैठक हो चुकी हैं, तो बहुत सीरियस है समस्याओं को लेकर। ये 2017 में 12वीं बैठक हुई थी इसकी। कार्य है इसके, लिखिए राज्यों के मतभेद दूर करना, राज्यों के मतभेद दूर करना, राज्यों के साझा हितों की पहचान करना इत्यादि। राज्यों के साझा हित, साझा हितों की पहचान करना। तो ये था आपका मामला केंद्र राज्य संबंधों का। जहां तक वित्तीय संबंधों की बात है, जो मेरी सीमाएं हैं उसमें आप देख लीजिए वित्तीय संबंधों को, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना काफी भी है।
वित्तीय संबंध के बारे में, क्योंकि वित्तीय संबंध से एक दो प्रश्न जो आएंगे मेरे हिसाब से इतने में आ जाना चाहिए, बाकी आप और देख लीजिएगा। लिखिए, इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है केंद्र संबंध वित्तीय संबंधों को। जैसे लिखिए, आरोपण। आरोपण का मतलब होता है, लिखिए, कर लगाना। फिर लिखिए, संग्रहण, कर वसूलना। संग्रहण का मतलब होता है कर वसूलना। फिर लिखिए, विनियोजन। विनियोजन का मतलब होता है करों का बंटवारा, किसके खजाने में जाएगा, किसके कोष में जाएगा। ये मेन 3 शीर्षक होते हैं जिसके तहत हमें वित्तीय संबंधों को देखना होता है। तो आरोपण यानी कर लगाना, संग्रहण यानी कर वसूलना, और विनियोजन यानी किसके कोष में जाएगा। तो एक ग्राफ बनाइए जरा। लिखिए, आरोपण, संग्रहण, और फिर उसके बाद लिख दीजिए विनियोजन। और यहां इनके उदाहरण लिख दीजिए। तो आरोपण, सबसे पहले लिखिए, संघ लगाता है, संघ ही वसूलता है, और संघ के ही कोष में चले जाते हैं। तो यहां लिख दीजिए, 80वें संवैधानिक संशोधन के बाद सभी महत्वपूर्ण कर, 80वें संवैधानिक संशोधन के बाद सभी महत्वपूर्ण कर, अस्सीवें संवैधानिक संशोधन के बाद सभी महत्वपूर्ण कर, जैसे आयकर, कौमा, सीमा शुल्क, निगम कर, निगम कर, केंद्र राज्य के बीच विभाजनीय बना दिए गए हैं। केंद्र राज्य के बीच विभाजनीय, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच इनको लेकर विभाजन हो जाता है। केंद्र और राज्य के बीच विभाजनीय, ठीक है ना। यहीं पर वित्त आयोग सिफारिश करता है कि किसको कौन सा कर बांटना है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स होते हैं ज्यादातर। उसके बाद फिर लिखिए अगला, नेक्स्ट लिखिए राज्य। अब मैं थोड़ा ग्राफ को नीचे कर रहा हूं क्योंकि वहां जगह चली गई है। राज्य आरोपण करता है, राज्य संग्रहण करता है, और राज्य रख लेता है। तो ये कौन से हैं? ये होते हैं वाणिज्य कर। लिख दीजिए, ये होते हैं वाणिज्य कर।
ठीक है, वाणिज्य कर। फिर नेक्स्ट पेज में ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा, आरोपण, संग्रहण और विनियोजन कर दीजिए और यहां उदाहरण लिख दीजिएगा। तो फिर लिखिए संघ राज्य संग्रहण करता है और ये राज्य को सौंप दिए जाते हैं, राज्य के विनियोजन में चले जाते हैं। यह है विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क। विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क। फिर लिखिए संघ वसूलता है, संघ लगाता है और राज्य को दे देता है। ये कौन से हैं? लिखिए ये है रेल भाड़े और माल भाड़े पर कर। ठीक है, लास्ट है संघ लगाता है, संघ संग्रहण करता है और संघ प्लस राज्य दोनों के कोष में चला जाता है। यहां लिख दीजिए इसके बाद 80वें संवैधानिक संशोधन के बाद सभी महत्वपूर्ण कर इसी में आ गए। सभी महत्वपूर्ण कर इसी में आ गए। देख लीजिए एक बार और, आरोपण, संग्रहण, विनियोजन। आरोपण का मतलब होता है कर लगाना, संग्रहण का मतलब होता है कर वसूलना और विनियोजन का मतलब होता है किसके कोष में कर जाएगा। ठीक है, देन आरोपण का मतलब संघ ने लगाया, ग्रहण भी किया और खुद रख लिया। तो 80वें संवैधानिक संशोधन के बाद सभी महत्वपूर्ण आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर केंद्र राज्य के बीच विभाजनीय है। तो यही जो पहला वाला है ये लास्ट में देखिए आ रहा है, ये जो रिपीट हो रहा है, संघ राज्य आपस में बांट लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर राज्य वसूलता है, राज्य ही संग्रहण करता है और राज्य ही रख लेता है, ये वाणिज्य कर होते हैं। देन उसके बाद संघ लगाता है, राज्य वसूलता है और राज्य को दे देता है, तो ये विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क हो गया। फिर उसके बाद संघ देखिए आरोपित करता है, संग्रहण संघ करता है और विनियोजन राज्य करता रख लेता है। ये रेलवे भाड़े और माल भाड़े पर है। फिर जो पहला वाला रिपीट हो रहा था वो यहां आ गया, जो बढ़ जाता है। इसी में वित्त आयोग सिफारिश करता है, याद रखिएगा। अब लिखिए 101वां संवैधानिक संशोधन। 101वां संवैधानिक संशोधन। और इससे क्या हुआ आपको पता है ना, जीएसटी आ गया। लिखिए यह अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है, यह अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। इसका उद्देश्य एक देश एक कर का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य एक देश एक कर को प्राप्त करना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसी से आया है। लिखिए इसके तहत विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया गया और जीएसटी लाया गया। विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया गया और क्या लाया गया, जीएसटी। अब जीएसटी दो तरह का है, देख लीजिए।
एक है स्टेट जीएसटी और एक है सेंटर जीएसटी। ठीक है ना, दो तरह का है, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी। नीचे लिखिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हैं, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हैं, उन पर आईजीएसटी का भी प्रावधान है। इंटर स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी का भी प्रावधान है। इंटर स्टेट जीएसटी, ये स्टेट जीएसटी है, ये सीजीएसटी। जैसे मैंने कोई एक फोन ऑर्डर कर दिया चेन्नई से, और वो 2-3 राज्यों से होकर आ रहा है असेंबल होता हुआ, तो फिर उस पर आईजीएसटी लगेगा। लिखिए आईजीएसटी केंद्र के द्वारा वसूला जाता है। लिख दीजिए इसमें, यह केंद्र के द्वारा वसूला जाता है। यही क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। इंटर स्टेट जीएसटी केंद्र के द्वारा वसूला जाता है और संबंधित राज्यों के बीच बांट दिया जाता है, और संबंधित राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। लिखिए इस संशोधन के द्वारा जीएसटी काउंसिल को भी लाया गया। इस संशोधन के द्वारा जीएसटी काउंसिल को भी लाया गया है। आर्टिकल इसका है 279A। संगठन लिख दीजिए इसका, टू 279A है। अध्यक्ष इसका वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष लिख दीजिए, भारत के वित्त मंत्री में राजस्व विभाग का राज्य मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है इसमें? भारत के वित्त मंत्रालय में लिखिए राजस्व विभाग का राज्य मंत्री। भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का मंत्री, इसका उपाध्यक्ष होता है। भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का मंत्री। और सदस्य होते हैं राज्यों के सभी मंत्री, राज्यों के सभी वित्त मंत्री। ये होते हैं सदस्य, राज्यों के सभी वित्त मंत्री। ब्रैकेट में लिखिएगा, इस संबंध में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर को भी राज्य के समकक्ष रखा गया है। लिख दीजिए, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को भी राज्य के समकक्ष रखा गया है। देखिए जीएसटी परिषद का कार्य है जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना और इसके स्लैब या इसके स्तर निर्धारित करना। जीएसटी परिषद का कार्य है इसके संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना और इसके स्तर या स्लैब निर्धारित करना। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर करना। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना।
कुछ क्षेत्रों और राज्यों को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखना, कुछ क्षेत्रों और राज्यों को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखना, ये इसका काम है। और जब से जीएसटी परिषद आई है, याद रखिएगा, हमारे यहां पर दरअसल वित्त आयोग का जो कार्य है, जब महत्व है, थोड़ा कम हो गया है। अब वित्त आयोग प्रत्यक्ष करों के संबंध में ही सलाह देता है, यह अप्रत्यक्ष कर। तो ये थे आपके केंद्र राज्य संबंध। जाते जाते जरा इस पर अवलोकन कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक है आपका, जिसे बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। वैसे मैं ये आपको करवा चुका हूं, मैंने संघ राज्य क्षेत्रों की परिभाषा भी लिखवाई थी, मेरी पहली दूसरी क्लास ही आप देखिएगा, लेकिन पता नहीं मेरे मन में था ये रह जा रही है बात, तो मैं बता दूंगा विस्तार से। हमने किया है, जब मैंने आपको याद कीजिए बताया था कि आर्टिकल क्लॉज 1 में राज्यों का जो विवरण दिया है वो कैसे है, राज्य हैं, फिर संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो 1 का क्लॉज 3 देखिएगा, मैंने वहां पर विस्तार से बताया। लेकिन फिर भी एक क्यों रह जाए ये चीज भी, आपकी मलाल रह जाए एक, तो इसको देख लीजिए एक बार, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद मेरी तरफ से आपका सिलेबस अब समाप्त होता है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में देखिए, भाग 1 आया ना, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, बिल्कुल वही रिपीट हो रही चीज को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद आएगा आपको, जैसे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, और इससे पूर्व का जम्मू और कश्मीर राज्य 2 नए संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित हुआ। तो वहीं दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 भी 26 जनवरी 2020 से लागू हो गया। इस प्रकार वर्तमान भारत में कुल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 एवं 8 हो गई। संविधान के भाग 8 में 239 से 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। जैसे 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है जो राष्ट्रपति देखता है, ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार देखिएगा। और राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त कर देता है। फिर अनुच्छेद 239 ए में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का दोनों का सृजन है। और 70वें संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल भी किया गया। और 69th अमेंडमेंट से दिल्ली में विधानसभा लाई गई। ये सब लिखवाया है मैंने आपको। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करता है। दिल्ली जो एनसीआर है, अब बच्चे एनसीआर में कंफ्यूज होते हैं तो मत होइए, दरअसल दिल्ली ना एनसीआर अधिनियम नेशनल कैपिटल रीजन एक्ट के तहत चालित होता है। तो यहां पर अगर विधानसभा में से कोई अधिनियम पारित भी करवाना है तो दिल्ली में केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, इसलिए दिल्ली की सरकार हमेशा परेशान रहती है। अनुच्छेद 239 ए भी संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, जो आपातकाल की स्थिति में यहां लागू होगा। और 239 बी जो है बताता है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशासक की शक्ति। अब 3 अध्यादेश देखिए, एक 123 में राष्ट्रपति का है, 213 में गवर्नर का है, 239 ए में प्रशासक वहां अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति ही करवाएगा। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, मतलब 240 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चाहे तो उस संबंध में जनजातियों के संबंध में नियम बना सकता है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, इसकी लिस्ट मैं भी बता दूंगा आपको। तो ये संशोधन याद रखिएगा, जैसे 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा 239 ए जोड़ा गया है जो विशेष प्रावधान करता है विधानसभा के लिए। फिर 27वें संविधान संशोधन से 71 के द्वारा 239 बी जोड़ा गया है। देन 69th अमेंडमेंट से 239 ए और 239 ए बी
को शामिल किया गया जो स्पेशली दिल्ली के लिए है। लिस्ट देख लीजिए एक बार जरा। पहले इसको संघ और राज्य क्षेत्रों में तुलना है, ये मैंने स्लाइड बनाई थी। जैसे राज्य के केंद्र से संबंध हमने देखिए कैसे रहते हैं, संघात्मक रहते हैं, शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन केंद्र संघ राज्य क्षेत्र होगा तो एकात्मक संबंध होंगे, उसी शक्ति है ही नहीं केंद्र शासित प्रदेश को। यहां केंद्र के साथ शक्ति में हिस्सेदारी है, यहां कोई हिस्सेदारी नहीं है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति है इसे। यहां थोड़ी बहुत शक्ति दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर को है, लेकिन फिर भी संसद के नियंत्रण में है। राज्यपाल यहां राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहां कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग पद नामों से जाने जाते हैं, जैसे प्रशासक है, उपराज्यपाल है, मुख्य आयुक्त है। प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है और विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं है, आपको अलग अलग पृथक पृथक मिलेंगे। देन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विधायिका नहीं है, उपराज्यपाल होता है यहां, और यह कलकत्ता या कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन आता है। चंडीगढ़ की अपनी विधायिका नहीं है, यहां हम प्रशासक कहते हैं, यह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। देन दादरा नगर हवेली दमन दीव को देखिए, ये प्रशासक होता है, ये बंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। ये याद कर लीजिएगा, पूछता है मिलाने के लिए। दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, नहीं तो आप भली भांति जानते हैं। देन लक्षद्वीप में प्रशासक होता है, केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ये पुडुचेरी में विधानसभा है, ये दिल्ली वाला हाल है। यहाँ पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, मद्रास को तमिलनाडु हाईकोर्ट मत बोल दीजिएगा। जम्मू कश्मीर का भी अपना उच्च न्यायालय है खुद का, और यहां भी दिल्ली जैसी स्थिति है। और लद्दाख में उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से अब आप मुक्त हैं। पॉलिटी जितना मैंने लिखवाया है, पढ़ाया है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। मैंने तो आपको अपना 100% देने का प्रयास किया है, आप भी अपना 100% देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाई की है, कम नहीं की है, याद रखिएगा। लेकिन सिलेक्टिव होते हुए भी, विशिष्ट होते हुए भी हम व्याख्यायित और विवरणात्मक रूप में पढ़ के गए हैं चीजों को। अभी जितना आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो गया है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर दृष्टि की किताब को भी अच्छे से पढ़िए। मैं ये तो कभी गारंटी नहीं दे सकता कि जितना हमने पढ़ा दिया है उसमें से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि 90% तक आप अपने आप को सेफ फील करेंगे। दूसरी चीज, एक टेक्स्ट बुक पढ़नी जरूरी है अगर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम निकालना है तो या तो एम लक्ष्मीकांत या सुभाष कश्यप पढ़ जाइएगा जब समय मिले तब। ठीक है ना। तो फिर अब पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी, तो डॉक्टर अश्विन दुबे का नमस्कार स्वीकार कीजिए, और मिलेंगे कभी उस तरह पुरानी किताबों के पुराने पन्नों में पुराने गुलाब मिलते हैं जिस तरह। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।